हेलो माय यंग फ्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ कंट्रीज और राष्ट्र के निर्माण करता हूँ। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मेरी अगली जो मुलाकात होगी वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, और वो मैंने स्टार्ट किया है आपके साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा यूनिट था? यूनिट 1। आपको बताया गया था कि यूनिट 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा, और उसमें 8 मार्क्स टोटल रहेगा। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मार्क्स 8। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहेंगे हम सिंपल डिफिनेशन आपको दे देते हैं, आप समझ जाएंगे उसको। स्थिर वैद्युतिकी हिंदी में कहा जाता है उसको। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव इत्यादि की प्रकृति और गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। Electrostatics is a branch of physics in which we study about the nature and properties produced by charge at rest, स्थिर आवेश के कारण। What is the property? Electric force, electric field and electric potential. इसलिए the branch of physics in which we study about the nature and properties of electric force, electric field, electric potential, etc. produced by a charge at rest, that is called electrostatics. इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा नाम हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी का दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। किसी वस्तु के दो मौलिक गुण होते हैं। एक है आपका उसका मास, द्रव्यमान, और दूसरा होता है चार्ज, आवेश। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, मास के कारण दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। मास के कारण दो बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। और आप क्लास 9th में पढ़े हैं, अगर मान लीजिए यहाँ m1 मास का बॉडी है, यहाँ m2 मास का बॉडी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है और उसके बीच अगर फोर्स F काम कर रहा है, तो F इक्वल टू Gm1m2 बाय r स्क्वायर, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आप पढ़ चुके हैं उसको। कैपिटल G का जो वैल्यू होता है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये मास के कारण था। कहता है कि इस बॉडी पर मास के अतिरिक्त एक दूसरा प्रॉपर्टी भी होता है, जिसके कारण इसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। इसलिए आवेश एक भौतिक राशि है जिसके कारण दो वस्तुओं के बीच विद्युत बल काम करता है। चार्ज is a physical quantity due to which electric force acts between two bodies. क्लास 10th में आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन आप पढ़े होंगे, I इक्वल टू Q बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। देयरफॉर Q इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर से Q इक्वल टू I इंटू टी। मतलब चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, वो विद्युत धारा और आवेश दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। आप यहाँ पर इसका परिभाषा लिख सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप। आवेश इक्वल टू विद्युत धारा गुना समय, ये एक फॉर्मूला आपको आ गया यहाँ से, Q इक्वल टू आई टी। अब इसमें आप देख सकते हैं इसको कि यहां से हम इसको निकाल सकते हैं, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। यहां समझ सकते हैं इसका चार्ज के बारे में क्या क्या है, कि यह एक अदिश राशि है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका आप यहां से डायमेंशन लिख सकते हैं। इसका चार्ज की बीमा होती है, AT लिख सकते हैं इसको आप, AT, या नहीं तो फिर IT भी लिखा जाता है इसको, तीसरा चीज है इसका SI यूनिट, इसका जो हम चार्ज का लिखेंगे, एम्पियर जो है विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर होता है, और टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कूलम, बोलते हैं C। इसलिए आपको याद रखना होगा यहाँ से कि 1 कूलम इज इक्वल टू
1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अगर 1 एम्पियर का करंट किसी वायर से होकर के 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसके कारण जो चार्ज फ्लो करेगा वो कहलाएगा 1 कूलम। इसके अतिरिक्त इसका स्मॉलर यूनिट भी होता है, अन्य छोटे मात्रक स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, अन्य छोटे मात्रक क्या क्या होता है। नंबर 1 पहला है, इसमें जानते हैं आप मिली कूलम, इसको कहा जाता है मिली कूलम। मिली कूलम को हम एमसी के रूप में लिखेंगे। वेयर आपको याद रखना है कि 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलम। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलम। दूसरा आता है माइक्रो कूलम, इसको हम म्यू के रूप में लिखते हैं, म्यू सी, और इसका भी रिलेशन आता है वेयर 1 माइक्रो कूलम दैट इज 10 टू द पावर -6 कूलम, 10 टू द पावर -6 कूलम। तीसरा आता है नैनो कूलम, एनसी होता है ये सिंबल के रूप में, और आपको याद रखना है वेयर 1 नैनो कूलम इज 10 to the power -9 कूलम। एंड नेक्स्ट इज पीको कूलम, इसको पीसी लिखते हैं, और 1 पीको कूलम दैट इज 10 to the power -12 कूलम। 1 पीको कूलम दैट इज 10 to the power -12 कूलम। इसलिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, where 1 coulomb is 1 ampere into 1 second। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज जो है उसमें पहला है मिली कूलम, इसका मतलब है कि 1000 मिली कूलम चार्ज दैट इज इक्वल टू 1 कूलम, इसलिए 1 कूलम इज 1/1000 दैट इज 10 टू द पावर -3 कूलम। नेक्स्ट वन इज माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम इज 10 टू द पावर -6। नेक्स्ट वन इज नैनो कूलम, एनसी, 1 नैनो कूलम इज 10 टू द पावर -9 कूलम। Next one is pico coulomb, 10 to the power -12 coulomb, 10 to the power -12 coulomb, 10 to the power -12। SI यूनिट ऑफ चार्ज आपको बता दिया हम कूलम, उसके बाद स्मॉलर यूनिट्स देख लिया आप, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। अब आता है उसके बाद सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड स्टैट कूलम कह सकते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो सीजीएस और एसआई में रिलेशन क्या है? सीजीएस कूलम था और स्टैट ESU है, सीजीएस और एसआई था कूलम, तो दोनों के बीच रिलेशन है 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU। 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU। अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया, एक सिल्क का क्लॉथ लिया, ये सिल्क का क्लॉथ लिया और उस पर एक ग्लास रॉड लिया और सिल्क के क्लॉथ पर ग्लास रॉड को पूरा रगड़ा, घर्षण किया। उसके बाद एक तो और ग्लास रॉड लिया और दोनों को सिल्क पर रगड़ करके, और उसके बाद यहां से दोनों को बांध दिया इस तरह से, एक में ग्लास रॉड, दूसरे में भी ग्लास रॉड। तो देखा क्या कि दोनों दूर भाग रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है। इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि दोनों ग्लास रॉड पर एक नेचर का चार्ज डेवलप हुआ। दूसरा बार उन्होंने क्या किया कि एक फर लिया, फर मतलब जिसमें कि ये बाल वगैरह रहता है, तो इस तरह से क्लॉथ लिया और उस पर रबड़ के रॉड को उस पर घर्षण किया। 2 ठो रबड़ का रॉड लिया और फिर दोनों को इस तरह से बांध दिया। यहाँ से देखिए रबड़ रॉड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी रबड़ रॉड लिखा हुआ है। तो फिर देखा गया क्या कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है। तो फिर उन्होंने बताया इसका मतलब है दोनों रबड़ पर सेम तरह का चार्ज डेवलप किया गया। थर्ड कंडीशन में क्या किया उन्होंने, एक ग्लास रॉड और एक रबर रॉड को दोनों को साथ कर दिया, एक में ग्लास रॉड ले लिया, दूसरे में रबर ले लिया। फिर देखा क्या, अब दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। ग्लास रॉड और रबर रॉड दोनों एक दूसरे की ओर निकट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर जो दोनों फोर्स काम कर रहा था
वो रिपल्सन का था, प्रतिकर्षण का था या विकर्षण का था, और यहाँ पर आकर्षण का बल काम कर रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्लास रॉड पर जो चार्ज था उसका नाम दिया पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड पर जो चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज कहा, और रबर रॉड पर जो चार्ज था उसको नेगेटिव चार्ज था। इसलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नॉमिनेट करने वाले, मतलब नोमेनकल्चर की इसमें कर सकते हैं, नामकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने इसके बारे में नाम किया था। उसके बाद इसका मतलब क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं? इसका मतलब कंक्लूजन यही हुआ कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत या असमान आवेशों में आकर्षण होता है। इसको एक लॉ के रूप में प्रोड्यूस किया और वो वैज्ञानिक थे कैवेंडिश। इसलिए कहा जाता है कैवेंडिश लॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। कैवेंडिश लॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कैसे है वो कैवेंडिश लॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, वो हम आपको अभी तुरंत इस रूप में लिख के दिखाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का नामकरण आपको बता दिए हम कि चार्ज दो प्रकार का हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उन्होंने आपको दो चीज का दिखाया, एक ग्लास रॉड और सिल्क का, रबर और फर का। इसके बाद एक सीरीज बनाया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाया गया। विभिन्न मटेरियल को एक दूसरे से रगड़ करने के बाद उसमें नामक देखिए, पोजीशन याद रखिएगा आप यहाँ से। एक नंबर में है फर, ग्लास, वूल, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स, एम्बर, रेजिन, सल्फर, रबर, इबोनाइट, टेफ्लॉन, ड्राई हेयर, प्लास्टिक फोम। ये सीरीज है। इस सीरीज में से किसी भी दो मटेरियल को अगर आप आपस में रगड़ते हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात को फॉलो कीजिए, किसी भी दो मटेरियल को अगर आपस में आप रगड़ते हैं तो जिसका पोजीशन पहले है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसका पोजीशन पहले है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर ग्लास को उन्होंने, बेंजामिन साहब ने क्या किया था, ग्लास को रगड़ा था किस पर, सिल्क पर। यहाँ ग्लास है, यहाँ सिल्क है, तो ग्लास का पोजीशन पहले है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क का पोजीशन बाद में है इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरी बार क्या किया, फर पर किसको रगड़ा, रबर को। फर पर रगड़ा गया किसको, रबर को। देखिए फर पहले है तो इसका पोजीशन है इस पर इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया फर पर, और रबर बाद में है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। हम लोग सूखी बाल में कंघी करते हैं, प्लास्टिक कॉम लगाते हैं, तो ड्राई हेयर और प्लास्टिक कॉम, तो हेयर पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लास्टिक कॉम में नेगेटिव चार्ज आएगा। आप देखते हैं सूखी बाल में इसको रगड़ करके सूखे पेपर को रखिए तो उसमें कागज आपका चिपक जाएगा उसके साथ, मतलब वो चार्ज हो जाता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ हो गया, दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ हो गया तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। दो नेगेटिव चार्ज एक साथ है उसके बीच में भी रिपल्सन काम करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। ये है कैवेंडिश लॉ। इसलिए उसको कहते हैं समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब किसी बॉडी पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसी बॉडी पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। कैसे बना रहता है उसमें देखिए, ये एक बॉटल है, ये एक बॉटल है, यहाँ देख रहे हैं ये बॉटल है, यहाँ पर एक डिस्क है मेटल का बना हुआ रहता है, उसी बीच बीच में एक मेटल का रॉड लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे जो है वो गोल्ड लीफ है, सोने की दो ठो पतली पत्ती है यहाँ पर। अगर मान लीजिए ये ग्लास रॉड है हमारे साथ, ये ग्लास रॉड है, इसको हमने सिल्क पर रगड़ा और यहाँ टच करा दिया, इसको हम इसके यहाँ से टच कराए, तो चूंकि यहाँ टच करा है ये मेटल है इसलिए वो चार्ज ट्रांसफर होकर के इसमें आ गया, दोनों में सेम चार्ज आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब उसके बाद बताए थे आपको कि ये जो क्या था, फर पर किसको रगड़ा था, रबर को। फर पर रगड़ने के बाद फिर इसको यहाँ सटाए हम लोग।
अगर यहाँ सटाने से ये दोनों गोल्ड लीफ एक दूसरे के निकट आ जाता है, दोनों एक दूसरे के सट जाता है, इसका मतलब है कि बाद में जो बॉडी सटाया है उस पर उसका उल्टा चार्ज है। तो पॉजिटिव पहले था, अब बाद में नेगेटिव हो गया, तो कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन का काम करेगा। और अगर इस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही रहा तो ये दोनों सोनपट्टी जो था ज्यादा फैल जाएगा, ज्यादा फैल जाएगा। इसका मतलब पता चलेगा हम लोग को कि उस पर पॉजिटिव चार्ज जो पहले था सेम नेचर का चार्ज आएगा। इसलिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं है, और अगर चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इसलिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की प्रकृति को बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दो तरह का मटेरियल है। एक है कंडक्टर, इसको कहते हैं चालक। इसको कहते हैं चालक जिससे होकर के चार्ज फ्लो कर सकता है, आसानी से चार्ज फ्लो कर सकता है, आवेश का प्रवाह हो सकता है, आवेश का प्रवाह हो सकता है। क्यों आवेश का प्रवाह होता है कि अगर इस मटेरियल पर अगर आप चार्ज डालेंगे, देंगे उसको, तो वो टोटल सरफेस में फैल जाएगा, उसको टोटल सरफेस में फैल जाता है। उसका एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब विद्युत के चालक होते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिस पर चार्ज देने के बाद वहीं पर स्थिर हो जाता है, वो उसमें फैलता नहीं है। ऐसे मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लास, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, ड्राई वुड एक्सेट्रा, ये सब नॉन कंडक्टर है। क्योंकि यहाँ पर चार्ज होगा, वो चार्ज होगा, देखिए यहाँ पर रबर भी चार्ज हो गया, लेकिन उसमें चार्ज एक ही पॉइंट पर कंसेंट्रेट रहेगा, वो पूरे सरफेस में नहीं फैलेगा, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग बैड कंडक्टर। तो गोल्ड लीफ और इसके साथ में ये चला है आपके साथ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन था, पहला क्या हम लोग देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या डिफिनेशन है, फिर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी क्या हुआ वो देखें हम लोग, फिर एसआई चार्ज का फॉर्मूला आपको बताया हम, फिर एसआई यूनिट बताया, डायमेंशन बताया, कौन सा क्वांटिटी है, ये सारा बताया। फिर चार्ज कैसे डेवलप करेगा उसको हम लोग वहां पर ले आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या हुआ वो बताया आपको, कैवेंडिश लॉ क्या है वो बताया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है वो बताया। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग आएंगे वीडियो के साथ, तो उसमें हम लोग देखेंगे ऑरिजिन ऑफ चार्ज, किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप कैसे करता है, किसी बॉडी पर चार्ज आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम आप लोग को नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक हम लोग यहाँ से इसको आप फॉलो करके एक बार देख लेंगे, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर आप, आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और हम बूढ़े और बच्चे को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपके द्वारा मिलेगी। इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको आप लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम तरोताज़ा होकर के नए वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। और आपका अगला जो वीडियो होगा, दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑरिजिन ऑफ चार्ज।